प्रिय छात्रों नमस्कार। आइए आज हम देखते हैं चुंबकीय लॉरेंज बल और साथ ही साथ देखेंगे हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और दाहिने हाथ की हथेली का नियम नंबर 2। तो इसको हल करने के बाद हम लास्ट में उसका परिभाषा देखेंगे। और पिछले क्लास में हमने टोरॉइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात किए थे, उसका वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको 12th फिजिक्स का लिंक मिल जाएगा, उसे क्लिक कीजिएगा, उसमें आपको वीडियो मिल जाएगा। या फिर वीडियो के अंत में भी आपको प्लेलिस्ट 12th फिजिक्स का लिंक मिल जाएगा, उसे भी क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे हम नए वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम चुंबकीय लॉरेंज बल, मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। ठीक, तो ध्यान दीजिए, चुंबकीय है, यहाँ पे क्या है, चुंबकीय लॉरेंज बल। तो हमको क्या करना पड़ेगा, चुंबकीय क्षेत्र लेना पड़ेगा। ठीक, क्या करना पड़ेगा, चुंबकीय क्षेत्र लेना पड़ेगा। तो ये हम ले लेते हैं एक्स अक्ष, कौन सा अक्ष ले लेते हैं, एक्स अक्ष, और इधर ले लेते हैं वाई अक्ष, और इसमें ले लेते हैं हम जेड अक्ष। ठीक, अब यहाँ पे एक कण है, क्या है, यहाँ पे एक कण है। ठीक, वाई अक्ष है वो क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र बी को प्रदर्शित करता है, और जेड अक्ष है वो बल को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे कण है, तो चुंबकीय क्षेत्र में जब हम आवेशित कण रखेंगे तो वो v वेग से क्या रहेगा, गतिशील रहेगा, तो इसका वेग क्या रहेगा, v रहेगा। तो v और ये चुंबकीय क्षेत्र b दोनों के बीच थीटा डिग्री का कोण बनेगा। ठीक, इस तरह से इस चित्र का प्रयोग हम इसमें करेंगे। तो चलिए देखते हैं, ये जो बल है वो आवेश के अनुक्रमानुपाती होगा, दूसरा चुंबकीय क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होगा, और v मतलब वेग के अनुक्रमानुपाती होगा, और इन दोनों के बीच बने कोण थीटा के j के अनुक्रमानुपाती होगा। ठीक, इस तरह से हम इसको हल करते हैं। तो चलिए इसको परिभाषा के माध्यम से हम इन सभी को आपको लिखाते हैं। ठीक, तो सबसे पहले आप लिखेंगे चुंबकीय लॉरेंज बल का परिभाषा। चलिए लिखिए परिभाषा। जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल कार्य करता है जिसे चुंबकीय लॉरेंज बल कहते हैं। ठीक, परिभाषा लिखने के बाद नीचे लाइन से लिखेंगे आप, गतिमान आवेश पर कार्य करने वाला बल, कार्य करने वाला बल, ठीक, कार्य करने वाला बल F। ठीक, तो बल F अर्थात ये पहला नंबर का होगा। तो पहला क्या होगा, बल F है वो आवेश के परिमाण, आवेश का परिमाण अर्थात Q के अनुक्रमानुपाती होती है। तो आवेश के परिमाण, परिमाण Q के अनुक्रमानुपाती होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक, अर्थात क्या लिख सकते हैं हम इसको, अर्थात, ठीक, F अनुक्रमानुपाती Q। ठीक, इसे देंगे हम समीकरण 1। दूसरा क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र B। ठीक, चुंबकीय क्षेत्र B के अनुक्रमानुपाती होती है, इसको लिख लेना पूरा। ठीक, तो इसके लिए हम अर्थात करके लिख सकते हैं F अनुक्रमानुपाती B, इसे दे दीजिए फिर समीकरण 2। तीसरा क्या है, वेग। तो कण के वेग, आवेशित कण के वेग v के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक, इसको भी पूरा लिख लेना, आवेशित कण v के अनुक्रमानुपाती होती है तो F अनुक्रमानुपाती v, इसे देंगे समीकरण 3। और अंतिम नंबर है चौथा नंबर का, क्या है, कण के वेग v और चुंबकीय क्षेत्र b के बीच बने कोण थीटा के j मतलब होता है साइन, क्या होता है, साइन। तो इसको लिख सकते हैं हम लास्ट को, कण के वेग तथा चुंबकीय क्षेत्र B के, यहाँ पे वेग के साथ v लिख लेना। ठीक, कण के वेग v तथा चुंबकीय क्षेत्र B के बीच के कोण थीटा के j मतलब होता है साइन, क्या होता है, साइन, के j के अनुक्रमानुपाती होती है, अनुक्रमानुपाती होती है।
ठीक। तो F अनुक्रमानुपाती साइन और यहाँ पे कोण क्या है थीटा, तो ये होगा साइन थीटा। इसे देंगे हम समीकरण 4। अब हम क्या करेंगे, इन चारों समीकरण को मिला के लिखेंगे। तो समीकरण 1, 2, 3 व 4 को मिलाकर लिखने पर तो चलिए मिला के लिख दीजिए। तो सभी में देखिए इसके बाएं तरफ F है, तो ये मिलेगा हमें F, फिर अनुक्रमानुपाती का चिन्ह, फिर Q, तो ये Q, फिर B और V है, तो V को पहले लिख दीजिए QVB, और लास्ट में है साइन थीटा, तो ये होगा QVB साइन थीटा। अब इस अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हम हटाते हैं, तो जब चिन्ह हटता है तो वहाँ पे बराबर लगता है और दायां पक्ष में लग जाता है एक नियतांक। तो F इक्वल टू नियतांक हम K ले लेते हैं, तो ये होगा QVB और साइन थीटा, जहाँ K क्या है, एक अनुपातिक नियतांक है, एक अनुपातिक नियतांक। ठीक, क्या है कि एक अनुपातिक नियतांक है। ठीक, अब चुंबकीय क्षेत्र B है, तो इसके मात्रक का चयन हम इस तरह से करते हैं कि K का वैल्यू हमें 1 रखना पड़ता है। तो K इक्वल टू क्या रखेंगे हम 1, तो K इक्वल टू यहाँ पे 1 होगा, तो F इक्वल टू QVB और ये साइन थीटा, और यही क्या है, चुंबकीय लॉरेंज बल के लिए अभीष्ट व्यंजक है। ठीक, अब यहाँ पे साइन थीटा है, जब साइन थीटा को हटाते हैं तो क्रॉस लगता है, और कॉस थीटा को हटाते हैं तो डॉट। तो साइन थीटा को हटाएंगे तो इसका सदिश रूप होगा, सदिश रूप में। ठीक, सदिश रूप में क्या मिलेगा हमें, F इक्वल टू मिलेगा वेक्टर F इक्वल टू, ये Q सामने है और V क्रॉस B, इन दोनों के बीच में क्या लगेगा, क्रॉस लगेगा, तो ये V और ये क्रॉस B। ठीक, और ये लगा देते हैं हम वेक्टर। तो ये जो अंतिम का सूत्र है वो किसके लिए है, लॉरेंज बल के लिए ही है, लेकिन ये सदिश रूप में लॉरेंज बल है। ठीक, यदि लॉरेंज बल आपको पूछा जाता है 3 नंबर में, तो आप यहीं तक क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। अब इसमें हम देख लेते हैं विशेष स्थितियां। क्या देखते हैं, विशेष स्थितियां। तो इस नियतांक को मैं मिटा देता हूं और यहाँ पे निकाल लेता हूं विशेष स्थितियां। ठीक, विशेष स्थिति में पहला कण है वो स्थिर है। स्थिर मतलब गति नहीं कर रहा है, तो गति नहीं करेगा तो इसका वेग क्या होगा, 0। तो यदि v इक्वल टू 0, क्या रखेंगे हम, v इज इक्वल टू 0, तो इसको दे देता हूं मैं समीकरण 5। ठीक, इसको दे देता हूं मैं समीकरण 5। तो समीकरण 5 में हम v इक्वल टू क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो जब v इक्वल टू 0 रखेंगे तो बल का मान क्या मिलेगा हमें, v इक्वल टू 0, तो बल F इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, ये भी 0 मिलेगा। इससे हमें ये पता चलता है कि यदि आवेशित कण स्थिर है तो वहाँ पे बल का मान क्या होता है, 0, मतलब हमें कुछ भी कार्य करना नहीं पड़ेगा। ठीक, दूसरा नंबर देख लेते हैं हम। दूसरा स्थिति, यदि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री रख देते हैं। ठीक, और 0 अर्थात ये थीटा है, थीटा का वैल्यू क्या रखते हैं हम, 0, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र हम इस तरह से मानते हैं, तो ये होगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और वेग को भी हम इसी दिशा में मान लेते हैं, इसी डायरेक्शन में, तो v, अर्थात दोनों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, 0 अंश का। तो यदि थीटा इक्वल टू 0 या थीटा इक्वल टू 180 भी रख सकते हैं, क्योंकि 180 भी इसके समानांतर होती है। तो जब समानांतर होगी तो थीटा इक्वल टू 0 या थीटा इक्वल टू 180। तो समीकरण 5 में रख लेते हैं हम थीटा इक्वल टू 0, तो F इक्वल टू मिलेगा हमें QVB और साइन 0। ठीक, ये साइन 0, तो F इक्वल टू QVB, साइन 0 का वैल्यू 0, तो इस 0 के कारण बल का फिर मान क्या हो जाएगा, 0। तो F इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, 0, अर्थात आवेश जो है, आवेश मतलब ये Q, अर्थात आवेश चुंबकीय क्षेत्र B के समांतर गति करता है, तो बल का मान क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, 0। ठीक, ये हुआ हमारा दूसरा कंडीशन। तीसरा नंबर का देख लेते हैं हम। तीसरा कंडीशन, यदि
आवेशित कण, चुंबकीय क्षेत्र हमारा इस दिशा में है, मान के चलते हैं हम, और आवेशित कण की गति इसके लंबवत है, तो लंबवत के लिए कितनी डिग्री का कोण बनाएगा 90। तो यदि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री लेते हैं हम, थीटा इक्वल टू 90, ठीक, तो समीकरण 5 में ही फिर थीटा की जगह हम 90 रख देते हैं, तो F इक्वल टू मिलेगा हमें QVB और साइन 90, और साइन 90 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो F इक्वल टू मिलेगा हमें QVB, ठीक। ये तो इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, जब आवेशित कण अर्थात ये, ठीक, और ये चुंबकीय क्षेत्र, जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की लंबवत गति करता है तो बल का मान क्या होता है, अधिकतम होता है। क्या होता है, अधिकतम। इसके बगल में लिख सकते हैं हम अधिकतम, ये, ठीक। अब देखेंगे हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम हम उपयोग किस में करते हैं, देखिए लॉरेंज बल अभी हम निकाले हैं, तो लॉरेंज बल अर्थात F होती है, तो लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने के लिए हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और दाहिने हाथ की हथेली का नियम नंबर 2 का प्रयोग करते हैं। तो पहला है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो देखिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या कहता है, इसके लिए क्या करेंगे हम, बाएं हाथ के अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा तीनों को इस तरह से फैलाते हैं कि तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो। क्या हो, परस्पर लंबवत हो। तो हमें इस तरह से फैलाना है, देखिए, ठीक। अंगूठा और ये क्या है, तर्जनी, दोनों एक दूसरे के लंबवत है, मतलब यहाँ पे 90 अंश का कोण बनना चाहिए। और तीसरा क्या है, ये मध्यमा और ये तर्जनी, ये दोनों भी एक दूसरे के लंबवत है, मतलब तीनों को हमें इस तरह से फैलाना है कि वे परस्पर लंबवत हो। तब तर्जनी ये है हमारा, ठीक, इसको क्या कहेंगे हम, तर्जनी कहेंगे। तो तर्जनी जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा। किसको दिखाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को तर्जनी दिखाता है। और मध्यमा दिखाता है धन आवेशित कण की गति। क्या दिखाता है, धन आवेशित कण की गति। तो मध्यमा दिखाएगा धन आवेशित कण की गति और तर्जनी दिखाएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो अंगूठा जिस दिशा में होती है वह होती है चुंबकीय लॉरेंज बल की दिशा। क्या होती है, चुंबकीय लॉरेंज बल की दिशा। तो देखिए इस चित्र में, ठीक, इसमें लॉरेंज बल की दिशा किधर होती है, तो हमको क्या करना है, मध्यमा को कण की दिशा में दिखाना है, तर्जनी को दिखाना है चुंबकीय क्षेत्र। तो ये हमारा तर्जनी है, चुंबकीय क्षेत्र y अक्ष में है, तो इस तरह से होगा, ठीक, इस तरह से होगा। ये तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को दिखा रहा है, ये तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को, और ये मध्यमा है वो किसको दिखा रहा है, कण की गति को। तो अंगूठा ऐसे बाहर की ओर है, तो अंगूठा किसको दिखाएगा, लॉरेंज बल को, अर्थात ये बाहर की ओर। तो बाहर की ओर कौन है, ये F। तो जेड अक्ष क्या दिखाता है, लॉरेंज बल को दिखाता है। इसमें देख लीजिए आप, ठीक, जेड अक्ष अर्थात अंगूठा इसमें हम इस तरह से देखेंगे, हैं, ठीक। इस चित्र में हमें डायरेक्शन को चेंज करना पड़ता है, इस तरह से इसमें करना पड़ेगा। और इस चित्र में देखिए, चित्र के माध्यम से हम डायरेक्शन दिखा दिए हैं। जैसे कि अंगूठा है, तो अंगूठा किसको दिखा रहा है, बल की दिशा को, और तर्जनी किसको दिखा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, और ये मध्यमा दिखा रहा है धन आवेश की गति की दिशा को। तो इसका परिभाषा चलिए लिखें, बाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी तथा मध्यमा को इस तरह फैलाओ कि वे परस्पर लंबवत हो। अब यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, मध्यमा धन आवेशित कण की गति की दिशा को प्रदर्शित करे, तो अंगूठा कण पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करता है, ठीक। इसका परिभाषा लिख लिए आप। अब चलिए देखते हैं दाहिने हाथ की हथेली का नियम नंबर 2, ठीक। इसके बाद है दूसरा नंबर, दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2। इससे पहले हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था दाहिने हाथ की हथेली का नियम नंबर फर्स्ट। नियम नंबर फर्स्ट क्या था, दाहिने हाथ की हथेली को इस तरह से फैलाते हैं कि अंगूठा और उंगली एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो। तो अंगूठा चालक में बहने वाली धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है और उंगली उस दिशा को प्रदर्शित करता है जहाँ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। तो बल रेखा की दिशा हथेली के लंबवत बाहर की ओर होती है, ठीक। ये था दाहिने हाथ की हथेली का नियम नंबर फर्स्ट। उसका वीडियो हम स्टार्टिंग में ही बना दिए हैं।
ठीक। दूसरा क्या कहते हैं, दाहिने हाथ की हथेली का नियम नंबर 2, इसमें भी हम हथेली को उसी तरह फैलाते हैं कि दोनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो, अर्थात उंगली और अंगूठा। तो अंगूठा जो है वह धन आवेश की दिशा को प्रदर्शित करता है, मतलब कण की गति की दिशा को, और उंगली किसको दिखाता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। तो ये हथेली है, हथेली की लंबवत ऐसे बाहर की ओर होती है, लॉरेंज बल अर्थात बल की दिशा। ठीक, इस चित्र में देखिए आपका ये ऐसे बनेगा, अंगूठा धनावेश की दिशा, उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो बल की दिशा क्या होती है, बाहर की ओर, मतलब इससे ऐसे बाहर की ओर निकलती है। ठीक, तो चित्र में इसमें देखिए क्या करना है, हमें अंगूठा को धन आवेश की दिशा अर्थात कण की दिशा में ऐसे रखना है। ठीक, तो ध्यान दीजिए ये कण इस तरह, कण क्या है, एक्स अक्ष में गति कर रहा है, तो इस तरह से अंगूठा क्या है, धन आवेश की कण की गति की दिशा को, और उंगली किसको दिखाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अर्थात बी को। तो हथेली की लंबवत ऐसे बाहर की ओर क्या होगा, लॉरेंज बल अर्थात बल की दिशा। तो बाहर मतलब ये 3 डायमेंशनल में जाएगा, तो तीसरा नंबर जेड अक्ष को दिखाएगा ये हथेली की लंबवत बाहर की ओर। ठीक, तो चलिए लिखिए परिभाषा। दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाओ कि उंगलियां अंगूठे के लंबवत हो। अब यदि उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करें तथा अंगूठा धन आवेश की गति की दिशा को प्रदर्शित करे तो कण पर बल हथेली की लंबवत बाहर की ओर होती है। इस तरह से आज का हमारा क्लास कंप्लीट होता है और मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करिए, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और अपने फ्रेंड लोगों को शेयर भी कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।